नमस्कार, जोहार। मैं याचना जायसवाल, आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को। धनबाद में गैस कटर सिलेंडर ब्लास्ट, 2 मरे। मुनिडीह में आधी रात धमाके से मची अफरा तफरी, गैस फैलने से 2 की बिगड़ी हालत। धनबाद के मुनिडीह क्षेत्र में शनिवार की आधी रात गैस कटर का सिलेंडर फटने से इलाके में अफरा तफरी मच गई। इस दर्दनाक हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 2 अन्य गंभीर रूप से घायल हैं। घटना के बाद मौके पर 8 से 10 लोग मौजूद रहे। अचानक हुए धमाके के बाद गैस तेजी से पूरे इलाके में फैलने लगी, जिससे वहां मौजूद लोगों को सांस लेने में दिक्कत होने लगी थी। इस दौरान 4 लोग गंभीर रूप से प्रभावित हुए हैं। स्थानीय लोगों की मदद से सभी घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनकी स्थिति को देखते हुए तत्काल इलाज शुरू कर दिया गया है। घायलों को शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। यहां डॉक्टरों ने इलाज के दौरान संजय यादव और मोहम्मद अजहरुद्दीन को मृत घोषित कर दिया। वहीं मोहम्मद अब्राहिम और इनामुद्दीन का इलाज अभी जारी है। उनकी स्थिति पर डॉक्टरों की टीम लगातार नजर बनाए हुए है। लातेहार में डैम में नहाने के 2 युवक डूबे, नहाने के दौरान गहरे पानी में समा गए। सरहुल पर्व की खुशियां मातम में तब्दील। लातेहार जिले के छिपादोहर थाना क्षेत्र अंतर्गत गम्हरिया गांव में शनिवार शाम डैम में डूबने से 2 युवकों की मौत हो गई। घटना शाम करीब 5:30 बजे की बताई जा रही है। मृतकों की पहचान छिपादोहर निवासी 18 साल के विशाल परहिया, पिता उपेंद्र परहिया और बरवडिया नटवाबर निवासी 32 साल के मनोज परिया के रूप में की गई है। जानकारी के अनुसार मनोज परिया इन दिनों अपने ससुराल में रह रहे थे। पास के कुचला गांव में सरहुल पर्व का आयोजन किया गया था, जहां दोनों युवक भी शामिल हुए थे। इसी दौरान शाम के समय दोनों युवक पास के डैम में नहाने के लिए चले गए। नहाने के दौरान दोनों गहरे पानी में चले गए। जब काफी देर तक दोनों युवक डैम से बाहर नहीं निकले तो वहां मौजूद लोगों को संदेह हुआ। इसके बाद स्थानीय ग्रामीणों ने उनकी खोजबीन शुरू कर दी थी। काफी प्रयास के बाद देर शाम विशाल परिया का शव डैम से बरामद कर लिया गया है। घटना की सूचना मिलते ही छिपादोहर थाना प्रभारी यकीन अंसारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे, स्थिति का जायजा लिया है। पुलिस और ग्रामीणों की मदद से दूसरे युवक मनोज परिया की तलाश शुरू कर दी गई है, लेकिन अंधेरा होने के कारण सर्च अभियान में काफी दिक्कतें आई हैं। देर रात तक प्रयास के बावजूद मनोज का कोई सुराग नहीं मिल पाया है। रविवार सुबह एक बार फिर ग्रामीणों और पुलिस की टीम ने संयुक्त रूप से सर्च अभियान चलाया। कई घंटों की मशक्कत के बाद मनोज परिया का शव भी डैम से बरामद कर लिया गया है। इसके बाद पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। रामगढ़ में मिनी मैराथन का आयोजन, 1500 से ज्यादा प्रतिभागियों ने दिखाई ऊर्जा, खेल भावना और स्वस्थ समाज का दिया संदेश। रामगढ़ में युवाओं में खेल भावना को प्रोत्साहित करने और स्वस्थ समाज के निर्माण के उद्देश्य से दौड़ेगा रामगढ़ बढ़ेगा रामगढ़ मिनी मैराथन का आयोजन किया गया। इस आयोजन में 1500 से ज्यादा प्रतिभागियों ने उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया है। कार्यक्रम का आयोजन समिति के अध्यक्ष राजीव जायसवाल के नेतृत्व में किया गया। आयोजन में बड़ी संख्या में युवा, छात्र छात्राएं और खेल प्रेमी शामिल हुए हैं, जिससे पूरे शहर में उत्सव जैसा माहौल देखने को मिला। स्थानीय लोगों ने भी सड़कों के किनारे खड़े होकर धावकों का उत्साहवर्धन किया है। यह आयोजन न केवल खेल के प्रति जागरूकता बढ़ाने का माध्यम बना, बल्कि शहरवासियों को एकजुट करने का भी अवसर साबित हुआ है। मिनी मैराथन की शुरुआत सुबह 8 बजे छावनी मैदान फुटबॉल ग्राउंड से की गई। निर्धारित रूट के अनुसार धावक सुभाष चौक, बंजारी मंदिर और बरकाकाना रेलवे कंट्रोल ऑफिस से होते हुए पुनः छावनी मैदान पहुंचे, जहां दौड़ का समापन हुआ है। यह रूट शहर के प्रमुख स्थानों से होकर गुजरा है, जिससे आम लोगों को भी इस आयोजन को देखने और जुड़ने का अवसर मिला। पूरे आयोजन के दौरान प्रतिभागियों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई। रामगढ़ थाना प्रभारी नवीन प्रकाश पांडे, ट्रैफिक थाना के शंकर कुमार और बरकाकाना थाना के राजेंद्र उरांव ने पुलिस बल के साथ मिलकर धावकों को निर्धारित मार्ग पर सुरक्षित रूप से दौड़ने में सहयोग किया। आज गढ़वा, पलामू, चतरा और हजारीबाग में बारिश, ओलावृष्टि, वज्रपात का ऑरेंज अलर्ट। कल रांची सहित 9 जिले में बदलेगा मौसम। झारखंड में मौसम ने एक बार फिर अचानक करवट ले ली है। पश्चिमी विक्षोभ, साइक्लोनिक सर्कुलेशन और बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव के क्षेत्र के संयुक्त प्रभाव से राज्य के कई हिस्सों में मौसम बदला हुआ है। शनिवार रात रांची, हजारीबाग, कोडरमा सहित कई जिलों में आंधी तूफान के साथ बारिश हुई है। रांची में हुई बारिश ने मौसम को सुहावना बना दिया। वहीं कुछ इलाकों में हल्का जल जमाव की स्थिति भी देखी गई है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार आने वाले दिनों में यह बदलाव और तेज होगा, जिससे लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिलेगी। मौसम विभाग ने आज शाम 5 अप्रैल को गढ़वा, पलामू, चतरा और हजारीबाग जिलों में गरज के साथ बारिश, ओलावृष्टि और वज्रपात की संभावना जताई है। ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इस दौरान 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज आंधी चल सकती है। वहीं 6 अप्रैल को रांची, रामगढ़, कोडरमा, गिरिडीह, बोकारो, धनबाद, जामताड़ा और देवघर समेत 9 जिलों में भी इसी तरह का मौसम रहने का अनुमान है।
7 अप्रैल को भी धनबाद, बोकारो, दुमका, देवघर, पाकुड़, पूर्वी और पश्चिमी सिंहभूम सहित कई जिलों में तेज हवाओं के साथ बारिश और ओलावृष्टि हो सकती है। विभाग ने लोगों को दोपहर बाद विशेष सतर्कता बरतने की सलाह दी है। इस मौसमी बदलाव का असर तापमान पर भी साफ दिखाई देगा। मौसम विभाग के अनुसार अगले 5 दिनों में अधिकतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट आ सकती है। झारखंड के चतरा में एयर एम्बुलेंस हादसा, AAIB रिपोर्ट का खुलासा। विमान में नहीं था ब्लैक बॉक्स, उड़ान के 23 मिनट बाद टूटा संपर्क। झारखंड के चतरा में 23 फरवरी को हुए एयर एम्बुलेंस हादसे को लेकर एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें बताया गया कि रेडबर्ड एयरवेज का बीच क्राफ्ट किंग एयर C-90 विमान ब्लैक बॉक्स से लैस नहीं था। विमान में कॉकपिट, वॉइस रिकॉर्डर और फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर मौजूद नहीं थे, जिससे हादसे के अंतिम क्षणों की जानकारी जुटाना बेहद कठिन है। इस हादसे में कुल 7 लोगों की मौत हो गई थी, जिनमें एक गंभीर मरीज, उसके 2 अटेंडेंट, 2 पायलट और मेडिकल स्टाफ शामिल थे। मीडिया में आई AIB रिपोर्ट के अनुसार विमान ने रांची से दिल्ली के लिए उड़ान भरी थी और उड़ान के करीब 23 मिनट बाद एयर कंट्रोल से उसका संपर्क टूट गया था। क्रू की आखिरी बातचीत में कोलकाता ATC से फ्लाइट लेवल 14,000 फीट पर जाने की अनुमति मांगी गई थी। इसके बाद विमान से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली और वह रडार से भी गायब हो गया। इससे पहले पायलट ने खराब मौसम के कारण उड़ान मार्ग बदलने की अनुमति भी मांगी थी, जिसे मंजूरी दे दी गई थी। जांच में यह भी सामने आया कि दुर्घटना के समय विमान का इमरजेंसी लोकेटर ट्रांसमीटर सक्रिय नहीं हुआ था। इसके अलावा रांची में भरे गए ईंधन के सैंपल को जांच के लिए लैब भेजा गया है, ताकि किसी तकनीकी गड़बड़ी की संभावना को खारिज किया जा सके। गौर करने वाली बात यह है कि विमान का अंतिम निरीक्षण 20 जनवरी 2026 को ही किया गया था, यानी कि हादसे से करीब 1 महीने पहले ही इसकी जाँच हुई थी, जिसके कारण दुर्घटना स्थल का पता लगाने में देरी हुई है। बाद में स्थानीय लोगों की सूचना के आधार पर मलबा खोजा जा सका। साहिबगंज में चलती गाड़ी में लगी आग, ड्राइवर और खलासी ने कूदकर बचाई जान। झारखंड के साहिबगंज जिले के बोरियो थाना क्षेत्र अंतर्गत बोरियो 3 पहाड़ मुख्य मार्ग के डुमरिया गांव के पास आज रविवार सुबह चलती हाईवा में आग लग गई। चालक और खलासी ने गाड़ी से कूदकर किसी तरह अपनी जान बचाई। मिली जानकारी के मुताबिक हाईवा स्टोन चिप्स लोड कर बोरियो की ओर जा रहा था। इसी क्रम में डुमरिया सामने हाईवा के केबिन में अचानक आग लग गई। आग लगते ही चालक चंदन मंडल अपने खलासी के साथ गाड़ी से कूदकर जान बचाई है, जिसके बाद सड़क पर हाईवा धू धू कर जलने लगा। घटना से क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई और ग्रामीणों की भीड़ जुट गई है। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक आग की लपटें इतनी तेज थी कि देखते ही देखते आग पूरी गाड़ी में फैल गई थी और कुछ देर में जलकर राख हो गई। स्थानीय लोगों ने अग्निशामक यंत्र की मदद से आग बुझाने की कोशिश की है, लेकिन आग पर काबू नहीं पाया जा सका। इधर बोरियो पुलिस को घटना की सूचना मिलते ही दमकल विभाग को सूचना दी गई। चोरों के निशाने में अब गैस सिलेंडर, नामकुम में खाली और भरे दोनों टंकी ले उड़े। गैस की किल्लत इतनी बढ़ गई है कि अब यह चोरों के लिए भी कीमती चीज बन चुकी है। रांची के नामकुम स्थित हाई टेंशन कॉलोनी में शनिवार को दिन दहाड़े चोरों ने गैस सिलेंडर की चोरी की है। जानकारी के अनुसार चोर कृष्णकांत चौधरी के घर में घुसा और उस गैस से भरा सिलेंडर लेकर भाग गया था। कुछ देर बाद वहीं चोर लौट आया और उसी घर से किराएदार का खाली सिलेंडर भी चुरा लेकर गया। यह पूरी घटना CCTV कैमरे में कैद हो गई है। नामकुम थाना में भी इसकी शिकायत दर्ज की गई है। आदिवासियों को ST दर्जा नहीं देना राष्ट्रीय अन्याय, असम में बोले CM हेमंत। विधानसभा चुनाव के लिए असम में प्रवास कर रहे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने T-ट्राइब्स को ST दर्जा दिलाने का संकल्प दोहराया है। हेमंत सोरेन ने कहा कि असम की धरती पर ऐसा सच दबा दिया गया है जिसे जितना कहा जाए उतना कम है। CM हेमंत ने फिर दोहराया कि बीते कई पीढ़ियों से असम के चाय बागानों में निवास करने वाले झारखंड के विस्थापित आदिवासियों को ST दर्जा नहीं मिला है। उन्होंने इसे राष्ट्रीय अन्याय कहा है। उन्होंने कहा कि इस अन्याय को इतिहास कभी माफ नहीं करेगा। गौरतलब है कि CM हेमंत की पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा ने 21 सीटों पर स्थानीय उम्मीदवारों को पार्टी का सिंबल दिया था, जिनमें से 18 प्रत्याशी अब मैदान में हैं। यहाँ संताल आदिवासी समुदाय की बड़ी आबादी निवास करती है। CM हेमंत ने कहा कि जिन लोगों को उनके घरों से दूर लाकर इस मिट्टी से बांध दिया गया है, जिन्होंने अपने खून पसीने से असम की अर्थव्यवस्था खड़ी की है, उन्हीं को आज तक उनका अस्तित्व की मान्यता नहीं दी गई है। उन्होंने कहा कि आज़ादी के बाद दशकों तक सरकारें बदलती रहीं, नेतृत्व बदला, लेकिन समाज का दर्द वहीं का वहीं रह गया है। गोड्डा में बाइक सवार युवक को गोली मारी, 4 राउंड फायरिंग से इलाके में दहशत, पैर में लगी गोली, अस्पताल में चल रहा इलाज। गोड्डा में बाइक सवार युवक को अज्ञात हमलावरों ने गोली मार दी है। घटना नगर थाना क्षेत्र के NH 133 पर गोपालडियक गांव के पास हुई। बताया जा रहा कि हमलावर 3 की संख्या में आए थे। वे भी बाइक पर सवार थे। उन्होंने चलते ही युवक पर 4 राउंड फायरिंग कर दी थी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया था। घायल युवक की पहचान अमरपुर निवासी असगर अंसारी के रूप में की गई है। घटना के वक्त असगर अपने साथी प्रेमटोला निवासी फुरकान के साथ NH 133 से गुजर रहे थे। इसी दौरान पीछे से आए हमलावरों ने उन्हें निशाना बनाते हुए ताबड़तोड़ गोलियां चला दी।
अचानक हुई इस वारदात से इलाके में अफरा तफरी मच गई। घटना की सूचना मिलते ही नगर थाना प्रभारी दिनेश महली पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और स्थिति को जायजा लिया। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए घायल असगर अंसारी को इलाज के लिए सदर अस्पताल गोड्डा में भर्ती कराया है। चिकित्सकों के अनुसार गोली उनके पैर में लगी है। उनकी हालत फिलहाल स्थिर बनी हुई है। समय पर अस्पताल पहुंचाए जाने के कारण उनकी जान बच पाई है। घटना के बाद पुलिस ने मौके पर साक्ष्य जुटाए और आसपास के लोगों से पूछताछ शुरू कर दी है। इंडेन गैस सिलेंडर से लदा ट्रक पलटा। गिरिडीह में सड़क पर बिखरे सिलेंडर, चालक घायल। बगोदर से बरही की ओर जा रहा था ट्रक। गिरिडीह जिले के बगोदर थाना क्षेत्र में इंडेन गैस सिलेंडर से लदा एक ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया है। यह घटना बगोदर के 20 माइल के पास हुई है, जहां ट्रक के पलटने से उसमें लदे सैकड़ों गैस सिलेंडर सड़क पर बिखर गए। घटना के बाद इलाके में कुछ देर के लिए अफरा तफरी और चिंता का माहौल बन गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार ट्रक के पलटने के बाद चारों ओर सिलेंडर फैल गए थे, जिससे किसी बड़े विस्फोट की आशंका से लोग सहम गए। हालांकि गनीमत रहे कि कोई चिंगारी नहीं उठी और बड़ा हादसा टल गया। हादसे में ट्रक चालक को मामूली चोटें आई हैं। स्थानीय लोगों ने तत्परता दिखाते हुए उसे तुरंत प्राथमिक उपचार दिलाया। घटना की सूचना पर पुलिस टीम पहुंची और हालात को नियंत्रित किया। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पुलिस ने घटनास्थल के आसपास से भीड़ को हटाया। एहतियात के तौर पर कुछ समय के लिए यातायात भी बाधित कर दिया गया था। इसके बाद बिखरे हुए गैस सिलेंडर को बेहद सावधानीपूर्वक एक एक कर दूसरे वाहन में लोड कराया गया, ताकि किसी प्रकार की दुर्घटना या विस्फोट की आशंका को पूरी तरह खत्म किया जा सके। झारखंड का एक टॉप माओवादी नक्सली पुलिस के संपर्क में कर सकता है आत्मसमर्पण। झारखंड के एक टॉप माओवादी नक्सली सेकंड एंड कमांड पुलिस के संपर्क में है। सुरक्षा एजेंसियों की माने तो वह कुछ दिनों बाद आत्मसमर्पण कर सकता है। वह अभी लगातार पुलिस के संपर्क में है। बताया जा रहा है कि पिछले कुछ समय से संगठन के अंदर दबाव और लगातार चल रहे सुरक्षा बलों के अभियान के कारण संगठन कमजोर स्थिति में है। इसी बीच यह इनपुट मिला है कि वह अगले 2 से 3 दिनों के भीतर सरेंडर कर सकता है। हालांकि इस संबंध में अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन सुरक्षा एजेंसियों ने संभावित सरेंडर को लेकर अपनी तैयारी तेज कर दी है। संबंधित इलाकों में निगरानी बढ़ा दी गई है और खुफिया तंत्र को भी सक्रिय कर दिया गया है। रिम्स में शुरू होगी नई वीआईपी क्लिनिक व्यवस्था। मरीजों को लंबी कतार से अलग सुविधा मिलेगी। राज्य के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल रिम्स में मरीजों को बेहतर और जल्द इलाज मुहैया कराने के लिए नई व्यवस्था लागू की जा रही है। अस्पताल में जल्द ही वीआईपी क्लिनिक शुरू किया जाएगा, जहां सामान्य ओपीडी की भीड़ और लंबी कतार से अलग सुविधा दी जाएगी। यह क्लिनिक देश के बड़े संस्थानों जैसे एम्स, सीएमसी और एसजीपीजीआई की तर्ज पर संचालित किया जाएगा। यहाँ मरीजों को एक ही स्थान पर विशेषज्ञ डॉक्टरों से परामर्श और जरूरी जांच की सुविधा दी जाएगी। अस्पताल प्रबंधन का कहना है कि इससे ओपीडी पर बढ़ते दबाव को कम करने में मदद मिलेगी। बुंडू में 19 से 28 अप्रैल तक नवरात्रि मेला। झारखंड के रांची के बुंडू में हर साल की तरह इस साल भी बुंडू में नवरात्रि मेला पूरे धूमधाम और उल्लास के साथ मनाया जाएगा। इसको लेकर श्री श्री राधा रानी मंदिर परिसर में राधा रानी कमेटी, मौसीबाड़ी कमेटी और आम जनता की संयुक्त बैठक संपन्न हुई है। इस बैठक में मेला की तिथि को लेकर निर्णय लिया गया है। तय किया गया कि मेले का आयोजन 19 अप्रैल से 28 अप्रैल तक किया जाएगा। मेला अवधि के दौरान पारंपरिक मान्यताओं का पालन करते हुए मांस, मछली और अंडा का सेवन वर्जित रहेगा। स्थायी कमेटी के अध्यक्ष गणेश कुमार जी के स्वर्गवास के बाद अध्यक्ष का चुनाव किया गया है। बोकारो स्टील प्लांट की खाली जमीन पर हल चलाने की चेतावनी। चंपई सोरेन ने छेड़ा विस्थापितों के हक का मुद्दा। भाजपा नेता और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के हालिया बयान ने बोकारो में जमीन अधिग्रहण के मुद्दों को फिर से चर्चा में ला दिया है। उन्होंने कहा कि 1960 के दशक में बोकारो स्टील प्लांट के लिए करीब 34,000 एकड़ जमीन अधिग्रहित की गई थी, लेकिन इसका बड़ा हिस्सा आज भी खाली पड़ा हुआ है। उन्होंने सवाल उठाया कि जब दशकों तक जमीन का उपयोग नहीं हुआ और कई हिस्सों पर भौतिक कब्जा भी नहीं है, तो भूमि अधिग्रहण कानून 2013 की धारा 24(2) के तहत यह अधिग्रहण स्वतः समाप्त क्यों नहीं माना जा रहा, और यदि अधिग्रहण अधूरा है तो रैयतों को उनकी जमीन वापस क्यों नहीं दी जा रही। बताया गया कि बोकारो में 64 मुआवजों की जमीन अधिग्रहित की गई थी, लेकिन सैकड़ों गांवों में आज भी पुनर्वास, मुआवजा और स्वामित्व को लेकर विवाद जारी है। लाखों लोग इन क्षेत्रों में रह रहे हैं, लेकिन पंचायत व्यवस्था से बाहर होने के कारण वे पानी, बिजली, सड़क और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सुविधाओं से वंचित हैं। स्थिति इतनी गंभीर है कि कई गांव सरकारी रिकॉर्ड से ही गायब हो गए हैं। लोग मतदाता सूची में दर्ज हैं, लेकिन जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र तक बनवाना मुश्किल है। आरोपी अभी है कि एक और लोगों के अस्तित्व को नजरअंदाज किया जा रहा, वहीं दूसरी ओर उनकी पुश्तैनी जमीन पर अवैध तरीके से शॉपिंग मॉल और व्यावसायिक निर्माण किए जा रहे हैं। गिरिडीह के जंगलों में मिला लिथियम। जीएसआई टीम ने किया सर्वे, लोगों में उम्मीद, उत्सुकता और चिंता भी।
गिरिडीह जिले के तीसरे प्रखंड के घने जंगलों से आई एक खबर पूरे इलाके में चर्चा, उत्सुकता और सवालों का कारण बन चुकी है। वह खबर है लिथियम भंडार मिलने की संभावना। वहीं खनिज जो आज इलेक्ट्रिक वाहनों, मोबाइल बैटरियों, ऊर्जा भंडारण प्रणालियों और नवीनीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र की धड़कन बन चुकी है। हाल ही में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम ने असुर, हड्डी और डुबा के सघन जंगलों में आधुनिक तकनीकों के जरिए विस्तृत भूवैज्ञानिक सर्वे किया है। टीम ने कई जगह गहराई तक ड्रिलिंग कर नमूने एकत्र किए, जिन्हें आगे की जांच के लिए प्रयोगशालाओं में भेजा गया है। ड्रिलिंग पॉइंट्स को सावधानीपूर्वक मार्क किया गया और सील कर दिया गया है। स्थानीय लोगों में अब यह धारणा मजबूत हो रही है कि क्षेत्र में लिथियम जैसे बहुमूल्य खनिज की मौजूदगी हो सकती है। हालांकि विभाग की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि या रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं हुई है, इसलिए सटीक स्थिति अभी पूरी तरह स्पष्ट नहीं है। पलामू में लूटपाट का विरोध करने पर बुजुर्ग को मारी गोली, छानबीन में जुटी पुलिस। पलामू जिले के पांकी थाना क्षेत्र के जोबला गांव में बैजनाथ सिंह नामक बुजुर्ग व्यक्ति को अज्ञात अपराधियों ने गोली मार दी है। इस दौरान अपराधियों ने बैजनाथ सिंह के घर में लूटपाट भी की है। घटना के बाद घायल बुजुर्ग को इलाज के लिए मेदिनी राय मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया है। बताया जा रहा कि अपराधी बैजनाथ सिंह के घर में घुस गए थे और लूटपाट करने लगे थे, जिसे देख बैजनाथ सिंह लूटपाट का विरोध करने लगे। इसी क्रम में उन्हें गोली मार दी गई है। बैजनाथ सिंह को जांघ में गोली लगी। डॉक्टर ने ऑपरेशन करके गोली को बाहर निकाल दिया है। घटना की जानकारी मिलने के बाद पांकी थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे मामले में छानबीन शुरू कर दी है। पुलिस ने घटना स्थल से एक खोखा भी बरामद किया है। प्रारंभिक जांच में पुलिस को इस घटना में लूटपाट के अलावा कई और महत्वपूर्ण जानकारियां भी मिली हैं। ओरमांझी में गैस माफिया पर शिकंजा, बिरयानी दुकान से अवैध रिफिलिंग का खुलासा। राजधानी रांची के ओरमांझी क्षेत्र में अवैध गैस सिलेंडर रिफिलिंग और कालाबाजारी के खिलाफ जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश किया है। गुप्त सूचना के आधार पर जिला दंडाधिकारी सह उपायुक्त मंजुनाथ भंजत्री के निर्देश पर जिला स्तरीय टीम ने इरवा स्थित एक बिरयानी दुकान में छापेमारी की। प्रखंड विकास पदाधिकारी ओरमांझी के नेतृत्व में हुई इस कार्रवाई के दौरान दिल्ली दरबार बिरयानी दुकान से कुल 9 व्यावसायिक गैस सिलेंडर बरामद किए गए हैं। इन सिलेंडरों का कुल वजन लगभग 19 किलोग्राम दर्ज किया गया है, जिनमें एचपी और इंडेन गैस के सिलेंडर शामिल हैं। जांच में सामने आया कि इनमें से कई सिलेंडर सील अवस्था में थे, जबकि कुछ का उपयोग अवैध रिफिलिंग में किया जा रहा था। दुकान संचालक से पूछताछ में यह खुलासा हुआ कि सिलेंडर एक बिचौलिए द्वारा वैगनार कार से सप्लाई किए जाते थे। यह बिचौलिया अवैध तरीके से सिलेंडरों की रिफिलिंग कर उन्हें ऊंचे दामों पर बेचता था और मुनाफे में हिस्सेदारी भी तय की थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए टीम ने गिरफ्तार व्यक्ति की निशानदेही पर आरोपी के घर ओरमांझी थाना क्षेत्र में भी छापेमारी की है। हाईवे किनारे मिली लाश से सनसनी, डुमरी में अज्ञात युवक की मौत। गिरिडीह जिले के डुमरी हेटनगर के समीप कोलकाता दिल्ली हाईवे के किनारे एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिलने से सनसनी फैल गई। घटना निमिया घाट थाना क्षेत्र की है। जब स्थानीय लोगों की नजर सुबह शव पर पड़ी तो घटना की जानकारी पुलिस को दी गई। फिलहाल पुलिस शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए दिया गया है। हालांकि मृतक की पहचान अब तक नहीं हो पाई है। मृतक ट्रोजर व गंजी पहने हुए हैं। निमिया घाट थाना प्रभारी सुमन कुमार की माने तो उनका कहना है कि किसी वाहन की चपेट में आने से व्यक्ति की मौत हो गई है। फिलहाल पुलिस मृतक की पहचान में जुट गई है। राज्य के सभी सिविल कोर्ट 6 अप्रैल से सुबह 7 से 12 बजे तक चलेंगे। झारखंड के सभी सिविल कोर्ट कल यानी कि 6 अप्रैल से मॉर्निंग हो जाएंगे। मॉर्निंग कोर्ट के तहत सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक न्यायिक कार्य किए जाएंगे। बीच में सुबह 9 बजे से 9:30 बजे भोजन अवकाश रहेगा। भोजन अवकाश के बाद 12 बजे तक निचली अदालत चलेगी। राज्य की निचली अदालतों में 27 जून तक यही व्यवस्था रहेगी। यह निर्णय झारखंड हाईकोर्ट के निर्देशानुसार लिया गया है। बता दें कि इस संबंध में संबंधित अधिकारियों, बार एसोसिएशन सहित अन्य संस्थानों को सूचना भेज दी गई है। बालू से काली कमाई की जांच में मेरे ऊपर भी हो, दोषी हुआ तो आज ही मंत्री पद से इस्तीफा दे दूंगा। मंत्री संजय प्रसाद यादव। झारखंड सरकार के कद्दावर मंत्री संजय प्रसाद यादव ने अवैध बालू खनन और कथित काली कमाई के मुद्दे पर बड़ा बयान दिया। देर रात मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि उनको लगता है कि मेरे खिलाफ भी जांच होनी चाहिए और यदि मैं दोषी पाया जाऊंगा तो खुद ही मंत्री पद से इस्तीफा दे दूंगा। मंत्री ने कांग्रेस के कुछ नेताओं के आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि झारखंड प्रभारी प्रदेश अध्यक्ष और विधायक प्रदीप यादव द्वारा सरकार के खिलाफ दिए जा रहे बयान राजनीतिक दुर्भावना से प्रेरित लगते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि एक विशेष थाना क्षेत्र को निशाना बनाकर मुद्दे को बढ़ाया जा रहा है। संजय यादव ने बताया कि उन्होंने इस मामले की जानकारी पहले ही मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव को दे दी है। उन्हें उम्मीद है कि मुख्यमंत्री जल्द ही संज्ञान लेकर पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराएंगे। साथ ही उन्होंने गोड्डा के डीसी से बात कर जांच के लिए कमेटी गठित करने की भी बात कही है। बच्ची की हत्या के मामले में रिश्तेदार सुबोध पाठक समेत कई गिरफ्तार, पूछताछ जारी।
राजधानी रांची के रातों इलाके में लूसी पाठक नामक एक बच्ची की निर्मम हत्या कर दी गई थी। हत्या करने के बाद बच्ची के शव को जला दिया गया था। इस मामले में पुलिस ने रिश्तेदार सुबोध पाठक समेत कई लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल उससे पूछताछ की जा रही है। पुलिस इस मामले में प्रेस वार्ता कर जानकारी देगी। इस हत्याकांड को अंजाम रिश्तेदार सुबोध पाठक ने अपने परिवार वालों के साथ मिलकर दिया है। हत्या करने के बाद घर में पूजा पाठ कराया गया। बच्ची अपने रिश्तेदार के यहाँ रह रही थी। यह बच्ची पिछले कई सालों से रिश्तेदार के यहाँ रहकर पढ़ाई करती थी, लेकिन 13 मार्च की शाम को बच्ची लापता हुई और उसका कोई सुराग नहीं मिला, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने जब इस मामले की छानबीन की तो सुबोध पाठक ने पुलिस को सहयोग करने का ढोंग किया, लेकिन पुलिस को इस बात की जानकारी नहीं थी कि यही व्यक्ति हत्यारा है। फिलहाल पुलिस इस मामले में कई लोगों को गिरफ्तार कर पूछताछ कर रही है। जिला प्रशासन करेगा नक्सली प्रशांत बोस की अंत्येष्टि। पत्नी ने जेल से लिखी चिट्ठी। 1 करोड़ रुपए के इनामी और प्रतिबंधित संगठन भाकपा माओवादी के पोलित ब्यूरो सदस्य प्रशांत बोस की 3 अप्रैल को रिम्स में मौत हो गई है। उनके निधन के बाद उनका शव रिम्स के मॉर्चरी में रखा गया। बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार में बंद उनकी पत्नी और माओवादी पोलित ब्यूरो सदस्य शीला मरांडी ने जेल प्रशासन के माध्यम से जिला प्रशासन को पत्र लिखकर बताया कि उनके पति के कोई अन्य परिजन मौजूद नहीं है, इसलिए जिला प्रशासन को प्रशांत बोस का अंतिम संस्कार कराने की व्यवस्था करने का अनुरोध किया है। बता दें कि प्रशांत बोस पश्चिम बंगाल के 24 परगना जिले के यादवपुर का रहने वाला है। झारखंड पुलिस ने उसे 12 नवंबर 2021 में सरायकेला के कांड्रा के मुंडरी चेक पोस्ट के पास पत्नी शीला मरांडी के साथ गिरफ्तार किया था। कोडरमा घाटी में ट्रकों की भीषण टक्कर, ओवरटेक के प्रयास में हादसा। प्लाई लदे ट्रक के चालक खलासी घायल, कोयला लदा ट्रक पलटा। कोडरमा थाना क्षेत्र के रांची पटना मुख्य मार्ग पर 9वां माइल के पास रविवार सुबह 2 ट्रकों के बीच जोरदार टक्कर हो गई। इस हादसे में प्लाई लदे ट्रक के चालक और उपचालक गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। जानकारी के अनुसार एक कोयला लदा ट्रक रामगढ़ से बिहार जा रहा था और उसके पीछे पीछे प्लाई लदा दूसरा ट्रक भी उसी दिशा में बढ़ रहा था। कोडरमा घाटी के 9वां माइल के पास ढलान वाले हिस्से में प्लाई लदे ट्रक के चालक ने आगे चल रहे कोयला लदे ट्रक को ओवरटेक करने का प्रयास किया। इसी दौरान अत्यधिक ढलान के कारण ट्रक का संतुलन बिगड़ गया और चालक ब्रेक पर नियंत्रण नहीं रख पाया, जिससे हादसा हो गया। अनियंत्रित प्लाई लदा ट्रक पीछे से कोयला लदे ट्रक से जा टकराया। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कोयला लदा ट्रक सड़क किनारे पलट गया, जबकि प्लाई लदे ट्रक का अगला हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। इस दुर्घटना में प्लाई ट्रक में सवार बरबीघा 22 वर्षीय सुधीर कुमार और बिट्टू कुमार गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं कोयला लदे ट्रक के चालक ने खतरे को भांपते हुए पहले ही छलांग लगा दी थी, जिससे उसकी जान बच गई है। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। रिम्स में सुरक्षा प्रोटोकॉल फेल, HIV संक्रमित गर्भवती महिला का बिना जांच ऑपरेशन। राज्य के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल रिम्स में गंभीर लापरवाही का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार प्रसव के लिए पहुंची एक महिला का बिना समुचित जांच के ऑपरेशन कर दिया गया। बाद में जानकारी मिली कि महिला पिछले 3 साल से HIV संक्रमित है। जगन्नाथपुर थाना क्षेत्र की रहने वाली महिला प्रसव पीड़ा होने पर रिम्स पहुंची थी। उसने डॉक्टरों को सितंबर 2025 में सदर अस्पताल से मिली नॉन रिएक्टिव रिपोर्ट दिखाई थी। इसी आधार पर उसे तुरंत ऑपरेशन थिएटर में ले जाकर प्रसव कराया गया। बताया जा रहा कि रिम्स में भर्ती होने के बाद महिला की दोबारा HIV जांच नहीं कराई गई और न ही आवश्यक सावधानियां बरती गई हैं। ऑपरेशन के बाद जब डॉक्टरों ने विस्तृत जानकारी ली तो सामने आया कि महिला और उसका पति पिछले 3 साल से HART सेंटर से इलाज करा रहे हैं। इस घटना के दौरान ऑपरेशन थिएटर में मौजूद 2 जूनियर डॉक्टर भी उसी सुई के संपर्क में आ गए। उनमें संक्रमण का खतरा बढ़ गया है। घटना के बाद दोनों डॉक्टरों में डर का माहौल बना हुआ है और उन्होंने इसकी जानकारी अपने सीनियर अधिकारियों को भी दे दी है। लातेहार में ट्रक ने ली युवकों की जान। बाइक में कोयला लदे ट्रक ने मारी सीधी टक्कर, मौके पर मौत। लोगों ने किया सड़क जाम। लातेहार के बालूमाथ खलारी पथ पर बहेरा गांव के पास शनिवार देर रात एक भीषण सड़क हादसे में मोटरसाइकिल सवार 2 युवकों की मौत हो गई है। हादसा उस समय हुआ जब कोयला लदा एक तेज रफ्तार ट्रक सामने से आकर उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार देता है। मृतकों की पहचान बालूमाथ थाना क्षेत्र के तेतरिया खांड गांव निवासी 25 साल के कामेश उराव और 28 साल के विजेंद्र उराव के रूप में की गई है। बताया जा रहा कि दोनों युवक मोटरसाइकिल से बालूमाथ से अपने घर लौट रहे थे। इसी दौरान बहेरा गांव के समीप ट्रक ने उन्हें अपनी चपेट में ले लिया है। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों युवकों की मौके पर मौत हो गई है। हादसे की खबर मिलते ही आसपास के गांवों से बड़ी संख्या में लोग घटनास्थल पर जुट गए। घटना से आक्रोशित ग्रामीणों ने मृतकों के परिजनों को उचित मुआवजा देने की मांग को लेकर बालूमाथ खलारी मुख्य मार्ग को जाम कर दिया। सड़क जाम होने के कारण दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गई थी। गढ़वा में मुआवजे पर राजनीति, 2 समुदायों को अलग अलग राहत देने पर बीजेपी GMM आमने सामने।
गढ़वा जिले में इन दिनों सड़क दुर्घटनाओं के मामलों में सांप्रदायिक एंगल सामने आने लगा है, जिससे विवाद गहराता जा रहा। एक और जहां एक दुर्घटना में मुस्लिम पीड़ित परिवार को लगभग 7.5 लाख रुपए का मुआवजा दिलाया गया था, वहीं दूसरी ओर एक अन्य दुर्घटना में आदिवासी पीड़ित परिवार को मात्र 1 लाख रुपए की सहायता दी गई है। इस असमानता को लेकर राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप तेज हो चुके हैं। नगर उंटारी में भाजपा नेताओं ने अलग अलग प्रेस वार्ता कर जेएमएम के नेता ताहिर अंसारी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। भाजपा नेता मुकेश चौबे और लक्ष्मण राम ने बताया कि करीब 3 महीने पहले अवैध बालू लदे ट्रैक्टर की चपेट में आने से एक मुस्लिम युवक तस्लीम की मौत हो गई थी। उस समय ताहिर अंसारी ने वाहन मालिक पर दबाव बनाकर लगभग 7 लाख रुपए का मुआवजा दिलवाया था। वहीं 2 दिन पहले इसी तरह की एक अन्य घटना में अवैध बालू लदे ट्रैक्टर की चपेट में आने से विजय लोहरा नामक व्यक्ति की मौत हो गई थी। आरोप है कि इस मामले में पीड़ित परिवार को केवल 1 लाख रुपए की सहायता दी गई थी और बाकी की राशि सरकारी प्रक्रिया के तहत मिलने की बात कहकर ताहिर अंसारी वहां से चले गए थे। भाजपा नेताओं का आरोप है कि मुआवजा देने में धर्म के आधार पर भेदभाव किया जा रहा है। अनगढ़ा में नाना नाती की 2 बाइकों की टक्कर, नाती की मौत। अनगढ़ा केतल सूद मार्ग पर रामदगा मध्य विद्यालय के पास शनिवार दोपहर 2 बाइकों के बीच सीधी टक्कर और जबरदस्त टक्कर में एक किशोर की दर्दनाक मौत हो गई है। वहीं इस हादसे में मृतक के साथ बैठे एक अन्य किशोर सहित 2 लोग गंभीर घायल हो गए। मृतक की पहचान अनगढ़ा थाना क्षेत्र के बेंती निवासी 16 साल के विकास मुंडा के रूप में की गई है। इस भीषण सड़क हादसे में बेंती निवासी एक अन्य किशोर महेंद्र मुंडा और रामदगा निवासी 62 साल के पंथु मुंडा गंभीर घायल हो गए हैं। झारखंड की और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। हमारे चैनल न्यूज झारखंड पर चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन को प्रेस करें। नमस्कार।